दुनिया की सबसे वोलेटाइल रीजन मिडिल ईस्ट अब एक और हिस्टोरिकल क्राइसिस की ओर बढ़ रही है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट और इजराइल तो वहीं दूसरी तरफ ईरान। 2026 में शुरू हुई ये कॉन्फ्लिक्ट अब कुछ ही दिनों में फुल स्केल वॉर में बदल गई है, जिसका इम्पैक्ट अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच ये टेंशन गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद शुरू हुआ, लेकिन इस बीच इजराइल को पूरी तरह से अमेरिका का सपोर्ट था, जिस वजह से ईरान बैक्ड मिलिट्रीज ने इराक और सीरिया में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसेस को टारगेट करना शुरू कर दिया था। तब इस स्टेज पर इजराइल और अमेरिका मिलकर पेंटागन कंटिजेंसी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली एक वॉर प्लानिंग था, जिसमें किस तरह ईरान के खिलाफ हमला किया जाए उसका ब्लूप्रिंट बनाया गया, और ये प्लानिंग लगभग 6 से 12 महीने तक चली। और इस प्लानिंग को फाइनल करने के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन को पर्शियन गल्फ की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिसका मैसेज साफ था, अमेरिका आ रहा है। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने साथ एक पूरी फौज लेकर चलती है, जो अकेले ही एक छोटी सी देश के सेना के बराबर है। 25 फरवरी 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के इनविटेशन पर इजराइल जाते हैं। वहां उनका स्वागत जोरों शोर से किया गया और उनका विजिट सफल रहा। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, शालोम। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा पूरा करके भारत लौटते हैं, वैसे ही 28 फरवरी 2026 को इजराइल ईरान के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लॉन्च कर देता है, जिसका नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन लायन रोअर्स। और इस ऑपरेशन में यूएस फोर्सेस भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस वजह से अभी तक डेमास्कस, तेहरान और मल्टीपल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोऑर्डिनेटेड मिसाइल स्ट्राइक किए गए हैं। यूएस ने अभी तक ईरान के लगभग 2000 टारगेट्स पे स्ट्राइक किए हैं, और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल साइट्स और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। लेकिन इसमें ईरान को जो सबसे बड़ा घाटा हुआ है वो है उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अल खुमैनी की मौत, क्योंकि आयतुल्ला अल खुमैनी ईरान के लिए एक प्राइड थे, जो 36 सालों से इजराइल और अमेरिका के आंखों में खटक रहे थे। लेकिन 28 फरवरी 2026 को सुबह के टाइम एक अनजान मिसाइल उनके रेसिडेंशियल हाउस पे आके गिरती है, जिसमें 86 साल के आयतुल्ला अली खुमैनी के साथ साथ उनके बेटी, दामाद और उनके छोटे से पोते की भी मौत हो जाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके साथ वहां पर 40 और बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिनकी भी मौत हो चुकी है। जिसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करते हैं कि आयतुल्ला अली खुमैनी और हमारे सबसे बड़े दुश्मन को हमने इनविल्ड कर दिया है। जिसके बाद 1 मार्च को ईरानी मीडिया भी आयतुल्ला अली खुमैनी की इस मौत को कंफर्म कर देते हैं। Kindness and resolve, the leader and imam of the Muslims, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei। जिसके बाद से ईरान ने अपने पूरे देश में 40 दिनों की शोक सभा अनाउंस कर दी है। लेकिन दोस्तों, हर चीज में इतने एक्टिव रहने वाले ईरान से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? आखिर क्यों इतने हाई सेंसिटिव रडार सिस्टम भी इस गाइडेड मिसाइल को पकड़ नहीं पाई? लेकिन दोस्तों, इस टारगेटेड स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए सीआईए ने ईरान के सीनियर लीडर्स के मूवमेंट को ट्रैक किया गया। फिर मोसाद और उनके साइबर सेल्स ने ईरान के ट्रैफिक कैमरास को हैक करके रियल टाइम लोकेशंस को कंफर्म किया। फिर सैटेलाइट सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट को कलेक्ट करके कंफर्म किया गया, जिसके बाद इन सभी वेरीफाइड सोर्स के बेसिस पर स्ट्राइक को प्लान किया गया और इसके बाद ही टैक्टिकल एक्शन लिए गए। साथ ही यूएस और इजराइल ने ये क्लेम किया है कि ईरान के ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को काफी नुकसान पहुंचा है, और ये ज्वाइंट ऑपरेशन इतनी बड़ी थी कि यूएस ने पानी और हवा दोनों तरफ से ईरान के ऊपर अटैक किया है, जिस कारण ईरान में अभी तक 1000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है। साथ ही दिन के समय वहां के एक स्कूल पर एक मिसाइल आकर गिरती है, जिसमें शिक्षक समेत 150 बच्चों की भी मौत हो गई, जिन्हें दफनाने के लिए ईरान को जेसीबी की मदद से कब्र खोदनी पड़ी। और ये जेनेवा कानून का सरासर उल्लंघन था, जिस कानून में ये कहा गया था कि स्कूल, होटल, हॉस्पिटल और सिविलियन एरियाज में बॉम्बिंग नहीं की जाएगी। लेकिन आज कानून बनाने वाले ही कानून के भक्षक बनकर मासूमों की जान ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण देते हुए ये कहा कि ये युद्ध पूरे 1 हफ्ता तक भी चल सकता है, क्योंकि ईरानी मिलिट्री नेटवर्क बहुत ही मजबूत है।
and I think you'll see it's going to be a short-term excursion. और इसके तुरंत बाद ही ईरान ने रिटेलिएट करते हुए 100 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च कर दिए, न सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि गल्फ स्टेट और यूएस एसेट्स के खिलाफ भी। ईरान ने कहा है कि उनके आसपास मौजूद हर यूएस और इजरायली बेस उनके लेजिटिमेट टारगेट है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 40 मिसाइल्स एक ही वेव में फायर किए यूएस और इजराइल की तरफ। साथ ही ईरान ने गल्फ कंट्रीज जैसे बहरीन, यूएई, कतर, कुवैत, इराक में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसेस पर अटैक किया है और जो सबसे सेफेस्ट कंट्री माने जाते थे, आज वहां पर भी लोगों को रहने में डर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे बुर्ज खलीफा के पास एक आग लगी हुई ड्रोन गिरती हुई नजर आ रही है और गल्फ कंट्रीज में अटैक के लिए भेजे गए ड्रोन यूएस बेसेस से भटककर सिविलियन एरियाज में भी चले गए हैं, जिससे वहां पर भी कुछ लोगों की मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बुरा हाल इजराइल का है, क्योंकि वहां के कैपिटल तेल अवीव पे हर 5 मिनट पर इमरजेंसी सायरन बज रही है और लोगों को जल्द से जल्द बंकर में जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पिछली रात ईरान ने इजराइल के ऊपर इतने मिसाइल्स दागे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, जिस वजह से इजराइल की आसमान आग से भरी हुई है। ज्यादातर ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को उनके डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आते हैं उन्हें वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से इजराइल में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है और अब ये युद्ध बहुत ही लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल और यूएस को लग रहा था कि ईरान मात्र चंद दिनों में ही घुटने टेक देगा, लेकिन अब उनका ये सोचना गलत नजर आ रहा है। वहीं ईरान के रक्षा मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक हमने अपने मेन हथियारों का यूज भी नहीं किया है और जल्द ही हम अपने पुराने मिसाइल्स को खत्म करने के बाद इसका यूज करेंगे। ये सच है दोस्तों कि ईरान ने अभी तक अपने सबसे बड़े हथियार फतेह और सिज्जिल का यूज नहीं किया है, जिसकी स्पीड आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहीं मिडिल ईस्ट पर हमला होते देख ओमान के प्रेसिडेंट ने जब ये कहा कि हम ईरान को इसका जवाब जरूर देंगे, तो ईरान ने उनके ऊपर 10 और मिसाइल्स मार दिए और यहाँ पर हमें देखने को ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद बिल्कुल गुस्सा हो चुका है। दुबई में भी धमाके सुनाई दिए हैं। अबू धाबी में एक इंसान की जान गई है मिसाइल डबड़ी की वजह से। बहरीन में मौजूद यूएस के 5th फ्लीट बेस पर एक ड्रोन आकर टकराई है, जिसका वीडियो आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। और इसी गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। जहाँ जहाँ मिसाइलें गिर रही है वहाँ आपके रिलेटिव, आपके दोस्त हैं और लाखों इंडियन वर्कर्स हैं। वहीं इजराइल में भी अकेले 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं और इस देश के सारे एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है, साथ ही सारे फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन अगर ये स्ट्राइक फुल स्केल वॉर में बदलती है तो इसका असर हम इंडियंस पर भी पड़ेगा। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मोज से इंपोर्ट करता है और अभी इंडिया के अंदर हर रोज 26 लाख बैरल से ज्यादा तेल अरब की तरफ से आती है और अगर ईरान ने इस स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। वही रिपोर्ट्स ये आ रही है कि ईरान के फोर्सेस ने पहले से ही यह ऐलान कर दिया है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर चुके हैं और एक्सपर्ट्स इसे इंडिया के नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चार्जेस बढ़ेंगी और रुपीस का इन्फ्लेशन कम होगा। ट्रम्प खुद को दुनिया का बॉस समझता है और वो एक ट्वीट में ईरानियन लोगों को लिखते हैं कि व्हेन वी आर फिनिश टेक ओवर योर गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने वेनेजुएला अटैक वाले पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि कैसे अमेरिका हर वो कंट्री जिसे वो पसंद नहीं करता उस पर बायो वेपन का बहाना करके अटैक कर देता है। उसने साल 2003 में भी इराक के साथ पूरे 20 साल वॉर की थी और इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन का इन्वेजन कर दिया था और ठीक यही टैक्टिक्स ईरान के साथ भी किया जा रहा है, भले ही वो इराक से 2 गुना बड़ा क्यों न हो। और बहाना ये दिया जा रहा है कि ईरान में डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए यह हमला किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इससे आम लोगों को फायदा होता है या नुकसान। बहुत से लोगों को यही लग रहा होगा कि इससे फायदा होगा, क्योंकि आखिर इस देश का डिक्टेटर जो मारा गया है, क्योंकि किसी फॉरेन पावर का किसी देश में इस तरह से इंटरफेयर करना चीजों को बद से बदतर बना सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन, क्योंकि अमेरिका ने इन्वेड करके जब इन दोनों देश के डिक्टेटर को हटाया तो उनके देश की हालत और ज्यादा बद से बदतर हो गई। और सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान भी इस तरह से अनस्टेबल ना हो जाए।